तभी मायरा अंश की तेजी से दौड़ती हुई कार की तरफ देख ईशान से कहती है, मुझे डर लग रहा है इशू, कहीं भाई कुछ गलत ना कर दे। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और भाई का इतने गुस्से में होना ना तो भाई के लिए अच्छा है और ना ही किसी और के लिए। तभी ईशान कुछ बोलने ही वाला होता है कि सोनाली उससे पहले ही मायरा से कहती है, ओह कम ऑन मायरा, तुम इतना क्यों डर रही हो? अगर अंश उस लड़की के साथ कुछ बुरा करे भी तो हु कैर्स? अच्छा होगा वो बला इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोलकर यहाँ से चली जाए, मर जा। इससे पहले कि सोनाली अपना आखिरी शब्द पूरा करती मायरा सोनाली के गाल पर एक थप्पड़ मारती है। ये सभी के लिए बहुत शॉकिंग होता है और सोनाली को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर क्यों मायरा ने उसे थप्पड़ मारा। सोनाली जब मायरा की तरफ देखती है उसे मायरा की आंखों में गुस्सा दिखता है, जिससे एक पल के लिए सोनाली भी डर जाती है। मायरा एक आखिरी बार सोनाली की तरफ अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखती है और वहां से चली जाती है और ईशान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी सोनाली अपनी नफरत भरी आवाज में वहां खड़ी सारा से पूछती है, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जिसकी वजह से मायरा ने मुझे थप्पड़ मारा? वो भी तो यही चाहती है ना, तो फिर मेरे बोलने से क्यों उसे इतना गुस्सा आया? तभी सारा भी अपनी गुस्से भरी आवाज में सोनाली को जवाब देती है, अगर उसके जगह पर आज मैं भी होती ना तो यही करती जो मायू ने किया है। नूर ने जो भी किया वो उन तीनों का फैमिली मैटर है और इसमें तुम्हें बोलने की या फिर इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही मायू नूर से नफरत करती है पर वो आज भी उसकी वही लिटिल सिस्टर है और रहेगी। उन दोनों का खून का रिश्ता है जो किसी भी गुस्से और नफरत की वजह से एक झटके में टूट नहीं सकता। मायू की नाराज़गी की वजह से वो ये देख नहीं पा रही कि वो उसकी बहन को हर्ट कर रही है। जिस दिन उसे ये एहसास हो जाएगा ना, उस दिन उसका नूर के लिए सारा प्यार बाहर आ जाएगा जो अभी उसने अपने दिल के किसी कोने में दबा कर रखा है। मैं और अथर्व नूर को बस दिखावे के लिए छोटी मोटी चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी नूपुर माँ के साथ हुआ है उसमें नूर का हाथ नहीं हो सकता। हाँ, ये वही दो लोग थे जिन्हें नूर को तकलीफ में देखकर तकलीफ हो रही थी, पर अंश के डर की वजह से वो भी मजबूर थे। पर तुम चारों तो उस बच्ची को इतनी तकलीफ दे रहे हो जिसकी कोई हद ही नहीं है। चलो ठीक है, वो तीनों अपने माँ के प्यार की वजह से नूर को चोट पहुंचाते हैं, पर तुम्हारे पास कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तुम नूर को इतनी तकलीफ देती हो? बोलो। वो तो शुक्र है कि भाई खुद अपने गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं कि उन्हें सही गलत कुछ देख ही नहीं रहा, वरना उनके बच्चे को हाथ लगाने से पहले ही वो तुम्हारा इस दुनिया से नामो निशान मिटा देते। अभी तुमने मायू के हाथ से थप्पड़ खाया ना, अब एक मेरे हाथ से भी खा लो। इससे पहले कि सोनाली कुछ कहती या करते सारा भी खींचकर उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर सोनाली के बाल पकड़ते हुए उससे कहती है, इससे पहले कि तुम ये पूछो कि मैंने तुम्हें ये थप्पड़ क्यों मारा, मैं खुद तुम्हें बताती हूँ। तो ये थप्पड़ है हमारे सारा और अथर्व सभी प्लान्स को फेल करने के लिए जो मैंने और अथू ने बनाए थे नूर को उन तीनों के करीब लाने के लिए, और हम दोनों ना काफी शो भी थे कि कुछ तो वक्त करेगा, पर तुमने सब बिगाड़ दिया और वो कैफे वाली आग भी तुम्हारी ही लगाई हुई है, ये हमें पता है। पर जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता नूर को इनोसेंट साबित करने का, तब तक तुम अपनी बची हुई जिंदगी जी लो, क्योंकि जिस दिन नूर पर लगे सभी दाग हट गए ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि नूर अंश भाई के लिए क्या है। पर तभी वो रोते हुए अथर्व की तरफ देखती है और उससे कहती है, पर कहीं इसमें बहुत ज्यादा देर ना हो जाए अथु, कि हम चाहकर भी सब कुछ पहले जैसा ना कर पाए, और इस वक्त भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है। मुझे सच में नहीं पता कि वो उस बच्ची के साथ क्या करेंगे। तभी अथर्व उसके आंसुओं को साफ करते हुए उससे कहता है, सारा डरो मत और भगवान पर विश्वास रखो, कुछ गलत नहीं होगा। तभी सारा रोते हुए अथर्व से कहती है, तुम्हें अभी भी यही लगता है अथु? देखा नहीं कैसे और कितनी बुरी तरह से मारा है भाई ने उसे। मुझे तो ये सोच कर घबराहट हो रही है कि कहीं वो अपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा ना कर दे जिसके लिए उन्हें सारी उम्र पछताना पड़े। तभी सारा अथर्व की तरफ देख उससे पूछती है, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका अथु? अगर तुम रोकते तो वो रुक जाते। तभी अथर्व सारा के आंसुओं से भरे हुए चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, मेरे रोकने से भी नहीं रुकता वो सारा। तुमने देखा नहीं, उसने तो मायू की बात तक नहीं सुनी, जबकि मायू अंश के बहुत क्लोज है। तो थोड़ा तुम ही सोचो, ऐसे में वो मेरी और तुम्हारी बात क्यों सुनता? सारा अपना सिर हिलाते हुए और नूर की हालत का सोचते हुए बस रो रही थी, तो अथर्व उसे हक करता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। पर इधर सोनाली भी अपने बदले की आग में जलने लगती है। सोनाली अपने रेत गाल को सहलाते हुए अपने मन में कहती है, तुम दोनों मायरा और सारा ने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, और वो भी उस लड़की के लिए। अभी देखो मैं उसके साथ क्या करूंगी, भले ही अंश उसकी जान ले या ना ले, पर मेरे हाथों से वो जिंदा नहीं बचेगी।
इतना कहकर सोनाली भी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में वहां एक घर था जो राठौर विला जितना बड़ा और आलीशान तो नहीं था पर ठीक ठाक ही था। उस घर में अभी एक मिडिल एज कपल बैठे थे जिनके हाथों में ड्रिंक से भरी ग्लास थी और वो दोनों ड्रिंक की चुस्की लेते हुए आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी वो आदमी अपनी वाइफ से एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है सीमा, हमें वो काम कर देना चाहिए जिसके लिए हम पिछले 12 सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। इस पर सीमा अपने पति से कहती है, हाँ रमेश, आखिर 6 महीने बाद हमारी भतीजी नूर 18 साल की हो जाएगी और फिर हम उससे उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन ले सकते हैं जो हमने बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। बेचारी मायरा को तो कुछ पता ही नहीं है कि खुराना हाउस और अमे की कंपनी के सभी पेपर्स हमारे पास में है। ये दोनों मायरा और नूर के सेल्फिश चाचा चाची है रमेश और सीमा खुराना, जिन्हें अमे ने खुराना हाउस से निकाल दिया था क्योंकि उनकी नज़र खुराना हाउस और अमे के बिजनेस पर थी। तभी रमेश अपनी नफरत भरी आवाज में कहता है, मैं अमे का सगा भाई होने के बावजूद भी उसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस में 0% का भी हिस्सा नहीं दिया और सब कुछ अपने दोनों बेटियों के नाम पर कर दिया। मायरा के नाम पर उसका न्यूयॉर्क का आलीशान मेंशन है, पर उस छोटी नूर के नाम उसका मुंबई वाला खुराना हाउस और सारा बिजनेस क्यों। मुझे न्यूयॉर्क के मेंशन का कुछ भी नहीं करना, पर मैं उसके मुंबई वाले हाउस और खासकर उसके बिजनेस को छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए 12 साल पहले हमने वो प्लान बनाया था कि कैसे भी करके अपनी नाक रगड़ के उससे माफ़ी मांग लेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस को अपने नाम करेंगे। बट उस नूर की वजह से सब कुछ बिगड़ गया, हमारी पूरी मेहनत पानी में चली गई। अगर उस दिन वो नूपुर अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर नहीं लगाती तो उसी दिन हमारा प्लान आधे से ज़्यादा कामयाब हो जाता। हमने बहुत सोच समझकर प्लानिंग की थी उस नूर को मारने की जिसमें उन सबकी जान बसती थी। कैसे किसी राजकुमारी जैसे रखते थे सब उसे और उस पर वो अंश हर वक्त उसके पास ही होता था। खुद अपने माँ बाप से ज़्यादा तो उस लड़के अंश के पास पली है वो लड़की, और उसमें उन दोनों अमे और नूपुर को भी कोई दिक्कत ही नहीं थी कि उस लड़की को वो लड़का संभालता था। नूर के सुबह उठने से लेकर रात को उसके सोने तक सब कुछ वही देखता था और उसे अपने पास अपने रूम में ही रखता था। जब वो लड़का अपने स्कूल जाता था तब और उस नूर को दूध पिलाने के वक्त वो नूपुर के पास नूर को देता था। अपने खुद के माँ बाप से ज़्यादा तो उस अंश की लाडली थी ना वो, पर हमने सब कुछ उल्टा कर दिया। हमने सोचा था कि उनके बेटी को मारने के बाद उसके मरने के दुख में मैं कैसे भी करके उन दोनों से पेपर्स पर साइन करवा लूँगा, पर उस नूर ने सब खराब कर दिया और उसी चक्कर में उस नूपुर की जान भी चली गई। तभी उसकी कमीनी वाइफ सीमा उससे कहती है, ये भी एक तरफ से अच्छा हुआ ना रमेश, भले ही हमारा प्लान वैसे नहीं तो दूसरी तरह से पूरा हो रहा है। नूपुर की जान हमारे वजह से गई थी और उसका सारा इल्जाम उस छोटी चिड़िया पर लग गया। ... उस छोटी चिड़िया की माँ ने हमारा प्लान बिगाड़ा तो हमने उसकी सबसे प्यारी बेटी की जिंदगी बिगाड़ी। आखिर माँ बाप के किए की सज़ा तो उनके बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है ना। कैसे वो लड़की वहाँ सबकी जान थी, सब उससे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, पर अब देखो हमने कैसे पूरा गेम ही पलट दिया कि अभी सब उस नूर से नफरत करते हैं। यहाँ तक कि अंश जो नूर का बाप बना फिरता था खुद उसने नूर को घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं ना कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो उस अंश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ... बचपन से ही उस छोटे से लड़के में उसकी उम्र से कहीं गुना ज़्यादा तो गुस्सा ही था, और यहाँ तक कि उसके गुस्से से अच्छों की पैंट गीली हो जाती थी। उस अंश को भी अपने गुस्से में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो तो अपने गुस्से में सब सही गलत ही भूल जाता था, और हमने भी तो उससे उसकी सबसे प्यारी नूपुर माँ को छीन लिया था, तो बच्चे को बहुत बड़ा सदमा तो लगेगा ना। मुझे आज भी याद है कैसे पागलों जैसे कर रहा था वो नूपुर को मरा हुआ देखकर, और उसके इसी पागलपन की आग में हमने नफरत नाम का घी डाल दिया और लगा दिया नूपुर की मौत का सारा इल्जाम उस 5 साल की बच्ची पर, जिसे तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और हम कैसे उसे अपने खेल का मोहरा बना रहे हैं। जब सबने उस बच्ची को कोसा ताने मारे, यहाँ तक कि उसे अपने ही घर से निकाल दिया, तब हमने उस बच्ची को सहारा दिया, उस पर दया दिखाए ... ना दया दिखाने का नाटक किया और इसके बदले में उसे एक ऐसी जिंदगी दी जो एक कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर होती है। पर इन सब में हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज भी वो अंश हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ, हमने उसके साथ साथ पूरी फैमिली की आंखों पर एक झूठ की पट्टी बांध दी है, पर जिस दिन ये पट्टी उस अंश की आंखों पर से उतरेगी ना, उस दिन बहुत बड़ा तूफान आएगा जो हमें अपने साथ साथ बहा कर ले जाएगा। उस अंश की जान बसती थी नूर में, भले ही वो आज उससे नफरत करता है, पर फिर भी वो उसके लिए सबसे स्पेशल है।
जिस दिन अंश को इस बात की जरा सी भनक भी लग गई ना कि नूपुर की मौत के पीछे नूर नहीं हम हैं, तो ये जानने के बाद पता नहीं अंश हमारे कितने टुकड़े करके उसके भूखे कुत्तों को खिला देगा। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने दे सकते हैं। इससे पहले कि अंश को कुछ पता चले हमें उस नूर से पेपर पर साइन कराना होगा, वरना हमारे इतने सालों के किए कराए पर पूरा पानी फिर जाएगा। तभी रमेश अपनी ड्रिंक की एक सीप लेते हुए सीमा से कहता है, वो अंश बहुत ज्यादा स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। इतनी छोटी सी उम्र में ही सारी दुनिया की पावर उसके पास है, कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर अंश ने चाहा तो वो किसी को भी रातों रात इस दुनिया से गायब करवा सकता है, और इसके लिए हमें उसे बहुत संभल कर रहना होगा। वैसे ये बात तो मुझे पता है कि इन 12 सालों में उस अंश ने सच का पता लगाने की जी तोड़ कोशिश की है, पर उसे आज तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे वो नूर बेगुनाह और हम गुनहगार साबित हो। मैंने पहले ही बड़ी होशियारी से वो सारे सबूत ही मिटा दिए थे जिनमें हमारे सभी काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। वो अंश बिना किसी सबूत के हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और उसे पता भी कैसे चलेगा कि इसमें हमारा हाथ है। ... अरे अभी तक उन लोगों में से किसी को ये भी पता नहीं है कि नूर किन हालातों में रहती है। उन्हें तो यही लगता है ना कि नूर उसके आलीशान अपार्टमेंट में बड़ी ही आरामदायक जिंदगी जी रही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपार्टमेंट तो बाहर से दिखने में खूबसूरत लगता है, पर उसके अंदर की सच्चाई देखकर तो किसी का भी दिल दहल जाएगा। उस घर में ना तो ढंग की लाइट है, ना ही किसी इंसान के रहने लायक कोई सुविधा। मुझे तो अब तक इस बात से हैरानी होती है कि वो लड़की उस खाली घर में रहती कैसे होगी, वो भी 12 सालों से। ... अरे देखो, मैं भी कैसे भूल गया कि वो लड़की अभी पागल बन रही है और कुछ ही दोनों में पूरी तरह से बन भी जाएगी। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम नूर को एक ड्रग देते हैं जिससे उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ रही है। ये ड्रग हमने नूर को पूरे 10 साल दिया है और अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं उसके बर्थडे में। हम इन 6 महीनों में उसे पूरी तरह से पागल बना देंगे जिसमें उसकी दिमागी हालत बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो जाएगी, और तभी हम उससे उन पेपर्स पर साइन करवा लेंगे जिसकी वजह से उसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी और बिजनेस है वो हमारा हो जाएगा। इस पर वो सीमा अपने पति का साथ देते हुए उससे कहती है, तो क्या कहते हो रमेश, हम अपनी अगली और आखिरी चाल चल दे कि उनकी उस लड़की के होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे में हम उस लड़की के साथ कुछ भी करें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो छोटी चिड़िया जे या मरे उससे हमें क्या, हमें तो सिर्फ हमारे काम से मतलब है। जब हमारा काम निकल जाएगा वो दिन उस बच्ची का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। तभी रमेश अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, हाँ बहुत प्यार करती है ना वो अपनी मम्मा से, तो हमारा मकसद पूरा होते ही पहुंचा देंगे उसे उसकी मम्मा के पास। आखिर उस छोटी सी बच्ची की ये विश तो हम पूरी कर ही सकते हैं ना। सीमा भी अपने पति के साथ हंसती है। तभी रमेश उसके आगे पड़ी शराब की बोतल को पकड़ते हुए अपनी वाइफ से पूछता है, तो हमें जल्द ही जो सक्सेस मिलने वाली है उसके नाम हो जाए एक एक ड्रिंक। और सीमा अपना सिर हिलाती है और वो लोग अपनी आने वाली जीत का जश्न मनाने लगते हैं। वहीं मुंबई में अंश नूर को लेकर उसके फार्म हाउस आता है जो सिर्फ और सिर्फ अंश का था। अंश जैसे ही फार्म हाउस में इंटर होता है वो मेन डोर के पास अपनी कार रोकता है और खुद गाड़ी से बाहर आकर नूर की साइड आता है। अंश गाड़ी का दरवाजा खोलता है और नूर को खींचकर बाहर निकालता है, पर तभी अंश की नज़र उस सीट पर पड़ती है जहां अब तक नूर बैठी हुई थी। नूर की पीठ पर लगे जख्मों से बहते खून की वजह से वो सीट भी गंदी हो चुकी थी। ये देखते ही अंश नूर पर भड़कते हुए उससे कहता है, ये देखिए, मेरी गाड़ी की सीट पूरी गंदी कर दी आपने नूर। आपको पता भी है कितनी महंगी कार है ये, और क्या आप सीट साफ कराने के लिए पैसे दोगे मुझे? है आपके पास इतना पैसा? अरे हाँ होगा ही, आखिर इतनी अच्छी लाइफ जो जी रहे हो और अभी तो एक नया जरिया भी मिल गया है ना आपको पैसे कमाने का। अंश के ताने सुनकर भी नूर सिर्फ नीचे ही देखती है और फिर अंश उस पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना आपसे, क्या आप मुझे पैसे दोगे मेरी कार क्लीन कराने के लिए? तभी नूर धीरे से उसकी तरफ देखती है और बिना किसी एक्सप्रेशन के अंश से कहती है, नूर के पास अभी पैसे नहीं है सर, तो मैं आपको पैसे कैसे दूँ? नूर की आंखों में मासूमियत और सच्चाई इस वक्त साफ साफ झलक रही थी, पर अंश की आंखों में जो जुनून और बदले की पट्टी बंधी हुई थी उसमें उसने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। तभी अंश अपनी घिन भरी नज़रों से नूर की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, और कितना झूठ बोलोगे आप नूर, और आप इतना झूठ बोलना सीखे भी कहाँ से, क्योंकि मैंने तो कभी आपको झूठ बोलना नहीं सिखाया था। पता है आपको कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने आपके लिए दिन रात भगवान के पास मन्नतें मांगी थी कि वो मुझे एक क्यूट सी लिटिल बेबी दे दे।
पर मुझे क्या पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, वरना आपकी कसम नूर, मैं कभी आपके लिए इतनी प्रे नहीं करता। हाँ तो आपके पास पैसे नहीं है, उड़ा दिए होंगे ना आपने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके साथ क्या करना है। बहुत शौक चढ़ा है ना आपके सिर पर उस घटिया सी जगह पर जाने का। चलो आज मैं आपके सभी शौक पूरे कर देता हूँ, पर अब जो आपके साथ होने वाला है ना, उसके बाद तो आप जीते जी मर जाओगे, याद रखिए नूर। इतना कहकर अंश नूर को घसीटते हुए अंदर लेकर जाता है, और जब वहां पर मौजूद सर्वेंट्स जब नूर को इस हालत में देखते हैं, उसे देखकर उनकी भी रूह कांप जाती है। तभी अंश अपनी गुस्से भरी नजरों से उन सब की तरफ देख उनसे कहता है, खबरदार अगर किसी ने भी मेरे यहाँ होने की बात घर में किसी को बताई तो उसका हाल मैं इससे नूर भी बुरा करूंगा, याद रखना। अंश की बात सुनते ही सब मजबूरी में अपना सिर हिलाते हैं, और अंश नूर को अपने बेडरूम में लेकर आता है और फिर उसे बहुत जोर से बेड पर धकेल देता है। बेड पर जोर से गिरने की वजह से नूर का सिर हेडरेस्ट से टकराता है, और इसकी वजह से उसे कुछ अंदरूनी चोट भी लगती है, जिसका पता अंश को नहीं चलता। अपने सिर पर बहुत जोर से लगने की वजह से नूर को बहुत दर्द होता है, और उस दर्द को सहने के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो ड्रग रमेश और सीमा ने नूर को दिया था, उसकी वजह से नूर का दिमाग पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। उस पर नूर को बार बार सिर पर चोट लग जाती थी, जिसे नूर वैसे ही छोड़ती थी। किसी को भी इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि नूर के दिमाग पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा था, जो उसकी ब्रेन के साथ साथ उसकी जान के लिए भी बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता था। जब अंश नूर की तरफ देखता है, उसे नूर बेड पर चुपचाप लेटे हुए दिखती है, तो वो नूर के पास आता है और अपनी शैतानी आवाज में उससे कहता है, मुझे इग्नोर किया था ना आपने, अभी देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। ना ही आपको खुद अपने नजरों में गिरा दिया तो मेरा नाम भी रेयांश सिंह राठौड़ नहीं। इतना कहकर अंश नूर की तरफ बढ़ता है और एक ही झटके में वो नूर की बॉडी से उसके सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है। नूर की पूरी बॉडी अभी अंश की आंखों के आगे थी और वो उस पर लगे अनगिनत घाव देख सकता था। पर कहते हैं ना कि जब इंसान का गुस्सा और नफरत उस पर हावी होने लगती है, तब इंसान अपना आपा खो देता है और पूरा शैतान बन जाता है। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही हुआ था। इस वक्त अंश के सिर पर बदले का भूत सवार था, जिसमें उसे ये पता नहीं चल रहा था कि उसके आगे कौन है, और जिसे अभी वो चोट पहुंचा रहा है वो उसका कोई दुश्मन नहीं, पर उसकी जान है जो पहले से ही इतनी बुरी तरह से टूट चुकी है। अंश ने बिना किसी देरी के अपनी कपड़े भी उतार दिए और खुद नूर की छोटी सी बॉडी के ऊपर आ गया था। तभी अंश नूर के गालों पर मौजूद उंगलियों के निशानों को छूते हुए उससे कहता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता ना आपको, तो अभी देखिए कि मैं आपको कैसे और कितना दर्द देता हूँ। इतना कहकर अंश बिना कुछ सोचे समझे नूर की बॉडी में खुद को इंटर कर देता है, और उस वजह से नूर को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो बच्ची उसे चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, और उसके मुंह से अपने आप ही एक बेहद ही दर्दनाक चीख निकलती है। उस चीख के साथ साथ नूर की आंखों से पहली बार आंसू भी निकलने लगते हैं, जिसे देखकर अंश के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आती है, और फिर वो अपने सख्त होठों को नूर के सॉफ्ट होठों पर रखकर उसे बहुत ही ज़्यादा रफ तरीके से किस करने लगता है। अंश बिना कोई सॉफ्टनेस दिखाए नूर पर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और उसके चलते अंश अपनी हैवानियत की सीमा को भी पार कर देता है और पूरे 6 घंटे तक नूर को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता है। अंश नूर के साथ किसी की यहाँ तक कि खुद अंश की सोच से भी कहीं ज़्यादा वाइल्ड और रफ था, जिसका असर नूर की नाजुक सी और कमज़ोर बॉडी पर बहुत बुरी तरह से पड़ चुका था। दर्द के मारे वो बच्ची मर रही थी, पर उस जानवर को तो उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, और वो बस अपने बदले की आग में जलकर अपने गुस्से और नफरत का कहर उस पर बरसा रहा था। 6 घंटों तक लगातार उस बच्ची को तड़पाने के बाद अंश खुद थक कर सो जाता है, और नूर उस बेड पर एक बेजान लाश की तरह पड़ी रहती है। नूर को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि उसमें अब तक जो भी बची कुची जान थी वो भी आज निकल गई। अब वो पूरी तरह से और सही मायने में एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके आंसू भी अब तक सूख चुके थे, और उसका चेहरा पहले की तरह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जिस पर अभी किसी भी तरह के कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्यों, पर उसकी पूरी बॉडी अभी धीरे धीरे करके नीली पड़ रही थी, और नूर को कुछ होश नहीं था, तो वही अंश नूर की तरफ पीट करके सोया हुआ था। तभी नूर अपनी हिम्मत जुटाकर बेड पर से उठती है। जब वो अपने पैर नीचे रखती है, तब उसे उसके पेट में और उसके निचले बॉडी पार्ट में बहुत तकलीफ होने लगती है, पर नूर उसे बिल्कुल अनदेखा कर देती है और फिर अपने खून से भरे हुए कपड़ों को वापस से पहनती है। जब नूर की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां नूर सोई हुई थी, वहां पर अभी पूरे खून के दाग लगे हुए थे जो नूर की पीठ से निकल रहा था। उस खून भरी जगह को देखकर नूर के चेहरे पर एक स्माइल आती है, और वो बहुत ही धीमी आवाज में खुद से कहती है, अंश सर ने बिल्कुल ठीक किया नूर, तुम खूनी हो और खूनी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, तो उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी वाली पनिशमेंट दी।
अभी सज़ा मिली ना तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए वरना मैं सर की नींद को डिस्टर्ब कर दूंगी। हाँ मैं यहाँ से चली जाती हूँ।